हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। और आप सभी देख रहे हैं हमारी 18th रिवीजन क्लास फॉर द एएफएम कंपोनेंट फॉर द अपकमिंग जैव एग्जाम। और इस क्लास के अंदर हम मॉड्यूल सी आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉड्यूल सी से जुड़े हुए एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट करेक्ट। सीएसआर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1, Companies Act 2013 specifies the companies which are required to spend money on CSR। CSR किन कंपनीज के लिए स्पेंड करना जरूरी है, ये सारी जो चीजें हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही स्पेसिफाई किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। CSR स्पेंड इज टोटली वॉलंटरी एंड देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू स्पेंड मनी ऑन CSR। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग माय फ्रेंड्स। कंपनीज एक्ट के अंदर ही बताया गया है कि हर कंपनी को कुछ कंडीशंस के साथ कितनी सीएसआर की रिक्वायरमेंट जो है लीगली उसको पूरा करने की जरूरत होती है, और एनुअली सीएसआर पे कितना खर्चा कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है, कौन सी सीएसआर एक्टिविटीज की जा रही है, ये सारी चीजें जो हैं वो एनुअल रिपोर्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है उसके अंदर उसको मेंशन भी करना रहता है। तो ये नो लीगल रिक्वायरमेंट वाली जो बात है ये यहाँ पर गलत है। इट इज एब्सोल्युटली अ लीगल रिक्वायरमेंट, राइट। ओनली स्पेसिफाइड एक्टिविटीज आर एलिजिबल। यस, सीएसआर में कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज एलिजिबल है जो सीएसआर रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने बता रखी हैं। और कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑन सीएसआर। यस, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स का जो एवरेज है उसका एटलीस्ट 2% उनको एनुअली अपने सीएसआर के ऊपर स्पेंड करना रहता है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट बिजनेस एथिक्स। इसमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। फिलैंथ्रोपी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस। देखिए, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस ये तीनों चीजें बिजनेस एथिक्स का पार्ट होती हैं। फिलैंथ्रोपी इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। दिस इज बेसिकली बिलोंगिंग टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो वहाँ यूजुअली हम जो फिलांथ्रोपी है या जो सोशल सर्विस है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फिलांथ्रोपी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से अगर आप चाहें तो बिजनेस एथिक्स के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन फिलांथ्रोपी इन इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द बिजनेस एथिक्स, राइट। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एजेंसी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एजेंसी प्रॉब्लम क्या होगा? ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो एजेंसी के इंटरनल प्रॉब्लम है वो बन जाती है एजेंसी प्रॉब्लम। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड सप्लायर्स। कंपनी और सप्लायर्स दे आर नॉट वन एंटिटी, सप्लायर्स आर आउटसाइड ऑफ द कंपनी, सो ये बिल्कुल हमारा एजेंसी प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर्स, अगेन दे आर सेपरेट एंटिटीज, तो यहाँ पर भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट, सरकार और कंपनी भी अलग हैं तो ये भी एजेंसी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स भी एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का पार्ट बन जाते हैं, उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एंड मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो भी कंपनी का इंटरनल पार्ट है। तो एजेंसी प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, विच इज द एजेंसी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ implies which of the following? Aiming at high return and low risk, aiming at low risk and low return, striking a balance between risk and return, and none of the above। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट का एक रिस्क एसोसिएटेड उसके साथ होता है, और जहां पर हाई रिस्क होगा वहां पर आपको हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हाई रिटर्न एंड लो रिस्क ये सिचुएशन मिलना यूजुअली बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर सिचुएशंस में आपको हाई रिटर्न लो रिस्क में मिलते हैं। लो रिस्क एंड लो रिटर्न के ऊपर आप एम नहीं करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा एजेंडा क्या है कि हमें अपने रिस्क को मैक्सिमाइज करना होता है। तो इसीलिए हम एक बैलेंस मेंटेन करते हैं बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। सो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज बेसिकली अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी अच्छी रिटर्न हमें मिलने के चांस होते हैं। तो हम कोशिश ऐसी करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारी फाइनेंसेस ऐसी जगह से जाएं, ऐसी जगह आएं जहां पर रिस्क एक मॉडरेट लेवल पर हम मेंटेन कर सकें और जितना ज़्यादा रिटर्न है हम वहां से उठा सकें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। कैपिटल स्ट्रक्चर इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किस तरीके के एसेट्स उसके अंदर हम लेंगे? प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, या प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड कैपिटल। देखिए, डेट और कैपिटल ये
किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कंपनी के अंदर, वो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। कंपनी का डेट ज्यादा है, कैपिटल कम है, या कंपनी में कैपिटल ज्यादा है, डेट कंपनी का कम है, ये चीज डिफाइन करती है कि व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next is question number 6. Which among the following statement is wrong about sole proprietary firm? Sole proprietary firm के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? There is a legal distinction between the owner and the firm. देखिए, ओनर एंड फर्म, इनके बीच में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है फॉर अ सोल प्रोप्राइटरी फर्म। हमने ये अकाउंट्स के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा है that business entity and its owner, they are treated as separate entities under the business entity concept। लेकिन जब हम सोल प्रोप्राइटरी फर्म की बात कर रहे हैं तो यहां पर किसी तरीके की लीगल डिस्टिंक्शन ओनर या फर्म के बीच में नहीं होती है। इसी वजह से जो भी प्रॉफिट होता है फर्म का, वो उस ओनर की पर्सनल इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाता है, राइट। इसके अंदर मिनिमम रेगुलेशंस जो है वो लगती हैं, और जितना भी कंपनी का एसेट है, जितनी भी कंपनी की लायबिलिटीज है, कंपनी यानी कंपनी नहीं कहना चाहिए, उसे फर्म कहना चाहिए, फर्म की जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो सारी चीजें एक्सक्लूसिवली प्रोप्राइटर को बिलोंग करती हैं। सारा प्रॉफिट उसका है, सारे एसेट उसके हैं। अगर फर्म ने कोई लोन लिया है तो वो लोन एक्चुअली प्रोप्राइटर ने लिया है, और इस वजह से कोई लीगल डिस्टिंक्शन उस फर्म और उसके ओनर या प्रोप्राइटर के बीच में हम नहीं रखते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल्स 2014। पार्टनरशिप फर्म की जब हम बात करते हैं तो ये पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू इसको जो काफी पुराना एक्ट है उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश जरूर किया गया था, और इसके अंदर लेकिन कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट सेट कर दी है कि कितने लोग पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेंबर हो सकते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव इज 50, राइट। तो 50 इज द करेक्ट आंसर हेयर। 50 लोगों से ज्यादा का एक पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता है, 50 या 50 से कम लोग होने चाहिए। Next is question number 8. Which among the following is not one of the fundamental principles of finance? Finance का एक fundamental principle इसमें से कौन सा नहीं है? A rupee received today is more valuable than a rupee received in future. एक पैसा जो आज मिल रहा है वो ज़्यादा valuable होता है as compared to any money that is being received in future. An investment contains both rewards of profit and risk of loss. Investment करेंगे तो उसमें profit भी हो सकता है, loss भी हो सकता है। रिस्क शुड बी डाइवर्सिफाइड ओवर मेनी इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज ऑल्सो राइट। जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग जगहों पर करते हैं, ताकि एक रिस्क का एक ऑप्टिमल वैल्यू हमारा बना रहे। हम सारी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क की जगहों पर ही नहीं करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विथ लॉन्ग टर्म सोर्सेज टू मेंटेन प्रूडेंस, नहीं, शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विथ शॉर्ट टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विथ लॉन्ग टर्म सोर्सेज टू मेंटेन प्रूडेंस। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, इट इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और ये बात हमारी गलत हो जाएगी। और बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो, रूपी जो आज मिल रहा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज अ रूपी विच इज बीइंग रिसीव्ड इन फ्यूचर। इसका रीजन सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन की वजह से तो हम जानते हैं कि आज का पैसा जो है इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, फ्यूचर में महंगाई बढ़ जाएगी, पैसे की वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन हमें यह भी पता है कि आज जो पैसा हमारे पास है, 1 रुपए अगर है, तो उस 1 रुपए से मैं और इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता हूं फ्यूचर में, और वही 1 रुपया अगर मुझे फ्यूचर में मिलेगा तो वो रिटर्न जो मैं जनरेट कर सकता था वो मैं रिटर्न जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो आज जो रुपए मिलेगा वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू आज से 2 साल बाद जो रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। Next is question number 9. Which among the following is not recognized as a building block of the modern financial management? मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स में अकाउंटेबिलिटी आता है। आप अकाउंटेबल रहते हैं अपने इन्वेस्टर्स के प्रति, आपकी इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई फ्रॉड किसी तरीके का कंपनी के अंदर या अपने फाइनेंसेस के अंदर शो नहीं करते हैं। वायबिलिटी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्क को झेल सकती है, ये वायबिलिटी भी आप देखते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी इज नॉट अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि आप देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की हम कोशिश क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो कॉर्पस वैल्यू है, हमारी जो फंड वैल्यू है वो बढ़ती रहे लगातार, हमारी इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न लगातार आता रहे। तो स्टेबिलिटी को लेकर के कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस जनरेट नहीं की गई है, ठीक है। Question number 10. In return if return from existing assets is lower than the potential returns from some other asset, a finance manager may decide to dispose existing assets and shift to the other assets. अगर आपने ऑलरेडी एक एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू पोटेंशियल रिजल्ट्स जो कि हमें किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं, तो एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो हो सकता है अपनी पुराने एसेट को छोड़ करके वहां से इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ करके दूसरे नए एसेट में डाल दे। ये करने के पीछे क्या रीजन होता है, क्या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो है वो यूज किया जा रहा है? रिटर्न कॉस्ट नहीं,
पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव नहीं है, अनसर्टेनिटी कॉस्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी जाती है, क्योंकि हमें पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर एक एसेट के ऊपर, एसेट 1 है, अगर आप उस पर पैसा लगाते हैं तो इसमें जितना भी पैसा आपने लगाया है वो सारा पैसा आपका लॉक हो गया एसेट 1 में, राइट। इस पैसे को एसेट 1 में लगाने का मतलब है कि कुछ और एसेट हो सकते थे, एसेट 2, एसेट 3, जहां पर ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है, और इससे भी कुछ रिटर्न जनरेट कर सकते थे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एसेट 1 में इन्वेस्ट करने का कॉस्ट क्या है, तो एसेट 1 में इन्वेस्ट करने का कॉस्ट ये अमाउंट ऑफ मनी भी है, प्लस एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगता है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि अगर यही पैसा आपने एसेट 2 में, एसेट 3 में लगाया होता तो इतना रिटर्न आता। तो मान लो एसेट 1 में अगर पैसा लगाया है, उससे लेटेस्ट से 10% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर इतना ही पैसा एसेट 2 में लगाया होता तो वहां से 20% का रिटर्न आ रहा होता, या वो एसेट 3 में लगाया होता तो 5% का रिटर्न आ रहा होता। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एसेट 2 इज 20% रिटर्न एंड फॉर एसेट 3 इज 5% रिटर्न। अब यहां पर देखते हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस रिटर्न से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस एसेट की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो यानी ये पैसा अगर हम एसेट 1 से विथड्रॉ करके एसेट 2 में डाल दें तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा एज कंपेयर टू अगर हम एसेट 3 में डालें तो उसका तो कोई फायदा नहीं हो, तो नुकसान है। लेकिन एसेट 1 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% है, और इस वजह से हम इसको यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेनेवर इन्वेस्टमेंट इज चैनल्ड इनटू वन एसेट। इसका मतलब हम किसी और एसेट को निगलेक्ट कर रहे हैं, और उस जो निगलेक्ट हो रहा एसेट है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस। इसी लेक्चर को अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल मत जाइएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ कंक्लूड करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।